अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6.2 को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी। यानी इसमें दो चीज़ें आप उसने पूछी हैं आपसे। एक तो उसने कहा कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, और मैंने आपको बोला था कॉमन डिफरेंस जो होता है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अलावा उसने कहा इससे ये जो फर्स्ट थ्री दी हैं इससे नेक्स्ट टू भी फाइंड आउट करो टर्म्स। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करनी है, एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे बेटा, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आता है। तो देखिए 16 माइनस 9 7, 7 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। और उसने कहा राइट करें क्या, नेक्स्ट टू टर्म्स। तो देखें फर्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास हैं, नेक्स्ट टू यानी आपको फोर्थ चाहिए और फिफ्थ चाहिए, फोर्थ चाहिए और फिफ्थ चाहिए। तो आप एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 और 5। ठीक है, 4 पुट करेंगे फोर्थ आ जाएगी, 5 पुट करेंगे तो फिफ्थ आ जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, एन की जगह पे 4 पुट किया, देखिए एन की जगह पे 4 पुट किया, डी की जगह पे 7 पुट किया, ए की जगह पे 9 पुट किया। तो देखिए मैंने पुट कर दिया। 4 में से आप 1 माइनस करेंगे 3। ठीक है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 और ये आ गया 9। तो 21 प्लस 9 30, 30 आपके पास 4 टर्म आ गई। इसी तरीके से आपने अभी क्या करना है, n की जगह पे 5 पुट करना है। तो देखिए n की जगह 5, इसी फार्मूले में n की जगह 5, एन की जगह पे 5, बाकी ए आपको पता है 9 है और डी जो है वो 7 है। देखिए डी की जगह 7 आ गया। तो 5 में से 1 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 को 9 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 37 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टू टर्म्स आपके पास क्या आ गई, 30 और 37। तो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 30 एंड 37। देखिए बड़ा आसान था, डिफरेंस फाइंड करना था और नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड पार्ट में देखें आपको ये एक सीक्वेंस दी गई है, तो ये जिसको आप एपी भी कहते हैं। तो इसमें डी देखिए कैसे आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 5, 5 से कैंसिल हुआ तो अंडर रूट 2 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अभी उसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए एन की जगह पे क्या पुट करना है, देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टर्म्स दी हैं, 4 और 5 पुट करना है। तो 4 और 5 एन की जगह पे। तो देखिए बेटा ये फार्मूला लिखा, ए आ गया, ए आपके पता ही है 5 है, 5 लिखा प्लस एन आपने 4 पुट करना है माइनस 1 इंटू डी, डी आपके पास अंडर रूट 2 है। तो इसी तरीके से 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अंडर रूट 2 आपके पास 4 टर्म आ गई। अभी फिफ्थ टर्म के लिए एन की जगह पे क्या पुट करना है, 5। देखिए इधर भी 5 आ गया एन की जगह पे, ये देखिए इधर भी 5 आ गया। ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू अंडर रूट 2 है। तो 5 में से 1 4, 4 को जब आप मल्टीप्लाई से करेंगे तो 4 अंडर रूट 2। तो ये आपके पास नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई, कौन सी, एक तो आ गई आपके पास 5 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 5 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो ये दोनों आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी इसके दो पार्ट ही थे। राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स। उसने कहा कि इसकी पहली तीन टर्म्स फाइंड करें, पहले तीन टर्म्स। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है 2 और डी दिया हुआ है 13। उसने कहा राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ पहली टर्म तो आपको दे दी है, वो देखें पहली टर्म आपको दे दी है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, और आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट जो है फर्स्ट थ्री फाइंड करनी है। तो देखें बेटा आपको एक जनरल इक्वेशन दे दी गई है, ये देखें फॉर्मूला क्या है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अभी आप देखें आप क्या करेंगे, एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि पहली टर्म तो दे दी गई है। अभी एन की जगह आपने 2 पुट करना है ताकि सेकंड टर्म आ जाए। तो एन की जगह 2 पुट किया, एन की जगह पे 2 पुट किया, ए देखें आपके पास क्या है 2 और उसके अलावा डी आपके पास क्या है 13। तो 2 में से 1 1 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13, 13 प्लस 2 15 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो सेकंड टर्म आ गई। अभी थर्ड टर्म के लिए क्या पुट करेंगे, एन की जगह पे 3, कहाँ फार्मूले में, इधर एन की जगह पे 3, एन की जगह पे 3, ए आपको पता है 2 आ गया, डी जो है ना 13 दिया हुआ। 3 में से 1 2, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, 26 प्लस 2 28। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी आ गई, ए फर्स्ट तो गिवन थी, ए वन फर्स्ट होती है, ए टू आपके पास क्या आ गई 15, ए थ्री क्या आ गई 28। तो हैंस द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर 2 15 एंड 28। ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले ए 2 दिया था और डी 13, अभी ए दिया हुआ है 12 और डी दिया हुआ है -13। ठीक है, सिर्फ इतना चेंज है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी तरह ही है। तो फॉर द फर्स्ट थ्री टर्म्स हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लिखा बेटा, एन की जगह पे 2 पुट किया, एन की जगह पे 2 पुट किया। ठीक है, देखिए एन की जगह पे 2, ए आपके पास 12 है, डी आपके पास -13 है। 2 में से 1 1, 1 को -13 से मल्टीप्लाई किया -13, -13 से 12 माइनस करेंगे तो -1, ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई, सेकेंड।
थर्ड टर्म के लिए इसी फॉर्मूले के अंदर जहां n है इन दोनों की जगह पे 3 पुट करेंगे। देखिए n की जगह पे 3 आ गया, इधर भी n की जगह पे 3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही? 3 में से 1 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, क्योंकि वो माइनस है इसलिए माइनस आ गया। तो 26 से 12 माइनस किया -14। तो हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट गिवन थी 12 और उसके बाद आपके पास क्या आई -1 और फिर क्या आई -14। तो 12 -1 -14 इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखें बहुत आसान है, आगे भी कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने लिखा हुआ है कि फाइंड an+1 एंड a2n इफ an इज इक्वल टू 4 + 3n। आपको गिवन क्या है? an इज इक्वल टू 4 + 3n। आपने फाइंड क्या करना है? an+1 की वैल्यू और a2n की वैल्यू। तो बहुत आसान है। देखिए मेन मैंने क्वेश्चन लिखा, ये देखिए मेन क्वेश्चन लिखा, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अभी आपको क्या चाहिए? आपने फाइंड करना है an+1। क्वेश्चन में क्या है? an। तो सिंपल आप क्या करेंगे? n की जगह चेंज क्या आ रही है? यहाँ हमें चाहिए n+1 जबकि ये n है, तो n की जगह पे क्या आ गया? n+1। तो आप क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू n+1। कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ बेटा n है उसकी जगह पे n+1 पुट करेंगे तो आपके पास an+1 की वैल्यू आ जाएगी। देखें आप, ये मेन क्वेश्चन था, n की जगह पे क्या लिखा? n+1। फिर देखें n की जगह पे क्या लिखा? n+1। तो मेन क्वेश्चन के अंदर n की जगह पे n+1 रिप्लेस कर दें, n की जगह पे n+1। तो मैंने ये लिखा है पुट n इज इक्वल टू n+1। तो देखिए an+1 आ गया, अभी ये 4 आ गया, 3 को n से मल्टीप्लाई किया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद देखिए 4 और 3 कितना आ गया? 7 और 3n को मैंने पहले लिख दिया। आपने क्या फाइंड करना था? an+1। तो an+1 की वैल्यू क्या आ गई? 3n + 7। अभी आपको क्या चाहिए? a2n। आपके पास क्या क्वेश्चन में? an। तो n की रिप्लेसमेंट में क्या आ रहा है? 2n। देखिए n की रिप्लेसमेंट में 2n, तो आप क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 2n। तो देखिए मैंने ये लिखा है पुट n इज इक्वल टू 2n। कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। n की जगह पे देखिए बेटा 2n, n की जगह पे 2n, बाकी 4 और 3 वैसे लिखा हुआ है। 3 2 6n आ गया और ये आपके पास देखिए किसकी वैल्यू आ गई? a2n की। a2n की वैल्यू 4 + 6n। तो आखिर में लिख भी दिया, हेंस an+1 की वैल्यू 3n + 7 आ गई और a2n की वैल्यू 4 + 6n आ गई। ठीक है, देखिए आसान था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 है बेटा, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। उसने कहा जो इंडिकेट की गई है, यानी जो दी गई है, टर्म्स बताई गई है, इंडिकेट की गई है, उसको फाइंड आउट करो। आपको गिवन क्या है? a1 की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 7 है और आपने a14 फाइंड करनी है। यानी कोई भी बेटा एक सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म 3 है, उसका कॉमन डिफरेंस 7 है और आपने उसकी 14th टर्म फाइंड आउट करनी है। यानी कि ऐसी एक सीक्वेंस जिसकी पहली टर्म 3 थी, उसकी 14 टर्म फाइंड करो। हमेशा स्टूडेंट याद रखो कि जब भी आपने कोई भी चीज़ वो आपसे पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछे, कोई भी अननोन चीज़, चाहे n हो, चाहे an हो, यानी nth टर्म हो, चाहे वो d फाइंड करना हो, कुछ भी अगर आपने फाइंड करना हो, आपके पास अगर 2 चीज़ें हैं ना, तो आप उसकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। जो भी वो मांगे वो क्या है? वो आपके पास a है और आपके पास d है। यानी a और d की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास है तो आप हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? देखिए स्टार्ट आपने कोई भी सीक्वेंस से करना है, वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट टर्म वो गिवन है 3, वहां से आपने स्टार्ट कर दिया। आगे मूव करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कॉमन डिफरेंस, वो आपको आगे लेके चलता है। ठीक है, तो आप सिंपल कॉमन डिफरेंस देखिए 7 गिवन है, 7 इसमें आप ऐड करते जाएंगे, अगली टर्म पे जाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे a1 मौजूद है, a2 अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करेंगे? 3 में 7 ऐड करेंगे, 10 आपके पास सेकेंड टर्म होगी यानी a2। तो इसका मतलब है d हमें आगे मूव कराता है सीक्वेंस बनाने में और 3 स्टार्ट करने, 8 स्टार्ट करने में, इसलिए ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ए और डी गिवन है, अभी कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए 14 टर्म फाइंड आउट करने की। तो देखिए बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लिखा an इक्वल टू a + n - 1 डी। और n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म है। मैंने आपको बार बार कहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी टर्म्स हैं एक एपी के अंदर, तो मैं आपसे n पूछ रहा हूं। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो देखें ये कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है? 14th टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब है n14 है। तो देखिए मैंने लिख दिया n14, पुट n इज इक्वल टू 14। तो देखिए बेटा आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में n की जगह पे क्या लिखा? 14, a की जगह पे क्या लिखा? 3, n की जगह फिर 14 -1 और d आपको गिवन था 7। तो 14 में से 1 निकालेंगे 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया 91 में 3 ऐड करें तो 94। देखिए कितने आसानी के साथ आपने क्या किया, आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन था, आपने उसकी 14th टर्म फाइंड आउट कर ली। वो आपसे पूछे भी a20 फाइंड करे तो कोई मसला नहीं, n की जगह पे 20 लगा दें, आपके पास 20th टर्म आ जाएगी। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ए और डी हो तो उसको हर टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए स्टूडेंट अभी आ गया इसका सेकंड पार्ट। इसमें आपको एपी दी हुई है, उसमें पिछले पार्ट में क्या था, ए और डी हुआ था। तो अब अगर आपके पास अगर एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको सीक्वेंस भी कहते हैं, तो अब ए और डी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ए इज द फर्स्ट टर्म, देखिए ए इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 8 5, देखिए -5। आपके पास ए और डी आ गया फॉर्मूला लेके। आपने क्या फाइंड करना है, A12, ये इंडिकेट की गई है टर्म, ये आपने फाइंड करनी है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। तो इसका मतलब है एन की जगह पे 12 पुट करना है। तो देखिए बेटा ए की वैल्यू, फार्मूला लिखा, ए की वैल्यू 8 आ गई, एन की जगह 12 आ गया, -1, डी आपके पास -5 आया। तो 12 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55, 55 से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 47। तो A12 इसकी टर्म कौन सी होगी, -47। तो अभी हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द 80th टर्म एंड 30th टर्म ऑफ एन एपी अर्थमेटिक सीक्वेंस, यानी ए सीक्वेंस कह लें या फिर प्रोग्रेशन कह लें, आर 367 एंड 499 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है इसकी 18वीं टर्म जो है वो क्या है 367 और इसकी 30वीं टर्म क्या है 499। ठीक है बेटा, इसका मतलब यही है जो ऊपर लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस आर लेस देन 1000। वो कहता है ये बताओ कि कितनी टर्म्स होंगी जो कि 1000 से छोटी होंगी, कितनी टर्म्स। आपको 18वीं टर्म दी गई, 18th टर्म दी गई 367, आपको 30th टर्म दी गई 499। ये दो उसने चीज़ें आपको दे दी। उसने कहा ये लो भाई 18th टर्म 367 और 30वीं टर्म ले लो 499। इसकी हेल्प से ये बताओ कि ये जो दो सीक्वेंस टर्म्स हैं, ये इस टर्म्स के अंदर ऐसी टर्म बताओ कितनी टर्म्स आएंगी जो कि 1000 से छोटी हों। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस आर लेस देन 1000। अभी आपको सिंपल वर्ड्स में और समझाता हूँ बेटा। अगर कोई भी एक एपी है जिसकी 18th टर्म 367 है और इसकी 30th टर्म 499 है, तो वो कह रहा है वो जो एपी है उसके अंदर ये बताओ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी होंगी जो कि 1000 से छोटी हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो मैंने वही लिखा है, देखें 18 टर्म आ गई 367 और ये गिवन है, और 30th टर्म क्या आ गई 499। ठीक है, आपने हमेशा स्टूडेंट याद रखना बेटा कि जो 18 टर्म का फार्मूला होता है वो A+17D होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि A12 का फार्मूला क्या होता है तो वो A+11D होता है, एक कम। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। 18 का फार्मूला होता है A+17D। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं A10, तो A10 का फार्मूला क्या होगा A+9D, उससे एक कम। ठीक है, तो इसका फार्मूला अगर आपको 18 टर्म फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू लगाएं, डी की वैल्यू लगाएं और 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 टर्म आ जाएगी। तो इससे एक कम होता है फार्मूला। अभी दोबारा बताता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको A8 फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला A+7D हो जाएगा। तो वैल्यू लगाते हैं। अभी अब देखें मैंने लिखा A एज इट इज, गिवन नहीं था, 17D एज इट इज। अभी आपने A18 की वैल्यू लगाई। A18 की वैल्यू क्या है 367। मैंने सिर्फ इस साइड को बेटा इधर लिख दिया है और A18 की वैल्यू 367 लगा दी है। ठीक है, अभी आ जाए इस पे, ये क्या है 13th टर्म है, 30वीं टर्म है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा 13 टर्म का, तो 13 टर्म का फार्मूला बन जाएगा A+29D। मैंने आपको बोला ना इससे एक कम, A18 A+17D, A30 A+29, इससे एक कम। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आप क्या करें, इस साइड को इधर लिख दें और A30th की वैल्यू 499 मैंने लिख दी। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दें, इक्वेशन नंबर 2। ये आपको क्या करेगा, ये आपको बेटा ए और डी को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। मैंने आपको बोला था आपका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने ए और डी को फाइंड आउट करना होता है। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अभी आप मैंने लिखा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद जो आता है वो पहले लिखते हैं, फ्रॉम टू को पहले लिखा, A+29D = 499। ये देखें, और नीचे मैंने कौन सी लिख दी फर्स्ट, यानी A+17D डिवाइड बाई 367। ये देखें, और जब सब्ट्रैक्शन होती है क्या होता है, नीचे वाले वैल्यू के साइन चेंज होते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अभी अब देखें 29 से 17 माइनस करेंगे 12, और इसी तरह 499 से माइनस करेंगे 367, तो आपके पास 132 आएगा। 12 को राइट पे ले गए और 12 11 132 होता है। देखिए डी आपने फाइंड कर लिया। मैंने आपको पहले बोला अगर आपके पास डी और ए है तो समझे आप हर एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देखिएगा, अभी मैं लिखा पुट D = 11,
क्यों? अभी आपको क्या चाहिए? ए। पुट डी इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1। आपकी मर्जी, इक्वेशन नंबर 1 में डी की वैल्यू लगाएं, ए फाइंड कर लें, या इक्वेशन नंबर 2 में डी की वैल्यू लगाएं और ए फाइंड कर लें। डी क्या है? 11। तो देखिए मैंने वही लिखा बेटा, ए लिखा प्लस देखिए ये फर्स्ट है 17, डी की जगह पे डी की वैल्यू 11 लगा दी, इज इक्वल टू 367, या 367 आ गया। 11 और 17 जो को मल्टीप्लाई करें तो 187, 187 को राइट पे ले जाएंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अगले पेज पे मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए की वैल्यू 180 आ गई। अभी ये आ गया। अभी आपने फॉर्मूला लिखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास मैं दोबारा लिख दी है आपकी सहूलत के लिए। ए की वैल्यू 180 है, देखिए सामने भी लिखी हुई है, और डी की वैल्यू 11 आई थी। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने वो फाइंड करना है टर्म, वो ए पी फाइंड करनी है जो लेस देन 1000 हो, यानी 1000 से छोटे। आप उस क्वेश्चन में उसने यही बोला था। तो अभी आप देखें, ए एन का फॉर्मूला लिखा, ए प्लस एन माइनस डी, ए एन का फॉर्मूला यही है। लेस देन मैंने क्या लिख दिया? 1000। अभी आपने ए की वैल्यू लगाई 180। ठीक है, एन एज इट इज, 1 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या थी? ये लिखी हुई है 11, लेस देन 1000। अभी आप देखिए आप क्या करें, 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या पहले 180 को राइट पे ले जाओ, 180 को राइट पे लेके 1000 से 180 माइनस हुआ तो 820 आ गया। उसके बाद आप क्या करें, देखें 11 यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 11 उधर जाएगा, डिवाइड होगा। 11 को आपने 820 से डिवाइड किया तो आ गया 74.5। ठीक है, उसके बाद आप 1 को भी राइट पे ले जाए, 1 को राइट पे लेके जाएंगे तो 74 में 1 ऐड हुआ तो वो क्या आ गया? 75.5। तो आपको पता है एन नंबर ऑफ टर्म जो होती है, नंबर ऑफ टर्म जो होती है बेटा, वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती। या तो टर्म्स 5 होगी, या 8 होंगी, या 10 होंगी, या 15 होंगी, डेसिमल में नहीं होती। तो इसको राउंड ऑफ कर लिया, 75 जो है ना वो आपने लिख दिया, 75.5 को 75 लिख दिया, तो एन आपके पास 75 आ गया। ठीक है, तो 75 ऐसी नंबर ऑफ टर्म होंगी जो कि 1000 से छोटी होंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया जी। तो मैंने लिख भी दिया कि हैंस द नंबर ऑफ टर्म्स लेस देन 1000 आर 75। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अभी 6 में लिखा हुआ है उसने कि इज 301 अ टर्म ऑफ द एपी। कौन सी एपी है? 5, 11, 17 क्वेश्चन मार्क। वो ये कह रहा है कि बताओ क्या ये जो एपी दी गई है 5, 11, 17 3, आगे देखें, आगे चलते जाएंगे, कॉमन डिफरेंसेस में ऐड करते जाएंगे तो आपके पास आगे मूव करते जाएंगे ना टर्म्स में। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी, पांच। वो कह रहा है कि क्या 301 ये जो एपी चल रही है इसके बीच में कोई ऐसी टर्म आती है 305, 301? ठीक है ना, यानी वो कह रहा है 301 क्या जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 जो है इस एपी की टर्म है तो बोलेंगे सर है, बिल्कुल ये देखिए 17 है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि 301 क्या इस एपी की टर्म है? ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं बेटा, जब आप आखिर में एन को फाइंड आउट करें, आपने एन नहीं तो फाइंड करना है, आपने एन को फाइंड करें। अगर आपका एन डेसिमल में आ जाता है, पॉइंट्स में आ जाता है, अभी मैंने आपको बोला कि एन जो है वो पॉइंट्स में नहीं होता। अगर वो पॉइंट्स में आंसर आ जाता है, प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि 301 उसकी टर्म नहीं है। अगर ये एन का आंसर 2 पे प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, यानी प्रॉपर आंसर आ जाता है, डेसिमल में नहीं आता, सॉरी 2 पे नहीं, डेसिमल में नहीं आता। ठीक है, अगर वो डेसिमल में नहीं आता, होल नंबर में आता है, जैसे 5 है, 10 है, 8 है, 9 है, नंबर ऑफ टर्म्स तो इस शक्ल में होती है ना, 32.1 तो नहीं होती। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ चेयर्स इन योर क्लास, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे सर 37.8 है। 37.8 तो नहीं चेयर्स हो सकती, 37 हो सकती है, 38 हो सकती है, पॉइंट में नहीं हो सकता। इसलिए एन कभी भी डेसिमल या पॉइंट में नहीं होता। अगर आपका एन का आंसर पॉइंट में आ जाता है तो जो गिवन टर्म उसने पूछी है वो एपी का हिस्सा नहीं है। अगर तो वो होल नंबर आ जाता है, ठीक है ना, फिर इसका मतलब है 301 जो है वो इस एपी का हिस्सा है, अगर एन की वैल्यू 301 आ जाती है। तो वही चेक करते हैं, ए दे दिया, ये फर्स्ट टर्म, ये देखिए बेटा, डी 11 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 5 6 आ गया। और ये जो टर्म पूछी गई ना 301, ये ए एन होती है बेटा, ये एन टर्म होती है ए एन, इसको ए एन लिखना है आपने। तो फार्मूला लिखा आपने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। ए एन की वैल्यू क्या आ गई? 301। बस ये याद रखना है, जो टर्म पूछी जाए कि उसका हिस्सा है कि नहीं है, वो ए एन है। तो ए एन की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 5 आ गई, एन आपने फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू 6 है। तो अभी आप देखें ब्रैकेट ऑफ करें, 6n माइनस 6, बाकी तो वही लिखा है। उसके बाद देखें ये आ गया 6n, और 6 में से 5 माइनस किया तो -1 आ गया। उसके बाद 1 को राइट पे ले जाए तो वो क्या हो गया? 302 हो गया बेटा, 6n इज इक्वल टू 302। 6 को डिवाइड कर दे, वो देखें क्या आ रहा है? 50.3 आ रहा है। इसका मतलब है डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 301 जो है इस एपी की टर्म नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा n कैन नॉट बी इन
डेसिमल, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, ठीक है, तो वो एपी की टर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा अभी देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आ गया 7 में लिखा हुआ है 2x पहली टर्म, x प्लस 8 सेकेंड टर्म, 3x प्लस 1 थर्ड टर्म आर एन ए पी। वो कह रहा है कि ये जो लिखी हुई है ये एक ए पी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कहते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करें। आप याद रखो स्टूडेंट्स, जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आपको एपी दी जाए और वो उसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुए हैं, जो उसके अंदर वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वो वैल्यू मांगे, तो आप दो कॉमन डिफरेंस फाइंड करके उनको क्या करें, उनको आप एक जैसा कर लें या उनको कंपैरिजन कर लें, उनको कंपेयर कर लें, यानी दो डी फाइंड करके उनको कंपेयर करेंगे, जो इसके अंदर वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। फाइंड भी अपना यही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखिए बेटा, मैंने एपी लिखी, मैंने फर्स्ट टर्म लिखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चले लिख दी है। आपको दो कॉमन डिफरेंस चाहिए, आपने ए नहीं लिखना, ए इज इक्वल टू 2x नहीं लिखना, आपने दो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपके पास क्या आ गया, देखें ये 2x से अगर आपने x माइनस किया तो माइनस का x आ गया, यानी 8 माइनस एक्स, तो ये आ गया। अभी दूसरा डील है, यानी सेकंड डिफरेंस, वो कैसे आता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये देखें थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, 3x प्लस 1 लिख दिया, ये माइनस एक्स और माइनस 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई। अभी आप देखें 3x में से x माइनस किया तो 2x, 8 में से 1 माइनस किया तो माइनस 7। तो ये दो कॉमन डिफरेंस आपके पास बेटा आ गए। फर्स्ट क्या आ गया 8 माइनस एक्स, सेकेंड क्या आ गया 2x माइनस 7। अभी आप इन दोनों का कंपेरिजन करें, अगर ये दोनों d हैं तो इसका मतलब है ये d इजिकल टू, अगर d है ये भी d है ये भी d है, तो उनकी वैल्यू भी बराबर होंगी, यानी 8x इजिकल टू 2x माइनस 7। तो मैंने एक दफा लिख भी दिया, दोनों d बराबर है। जब दोनों डी बराबर हैं तो उनकी वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। उसके बाद देखिए 7 को मैं इस तरफ लिया प्लस हो गया, x को उधर ले गया प्लस हो गया, तो 2x प्लस x कितना आ गया 3x, 8 और 7 15। तो अभी आप देखें आपके पास x की वैल्यू 15 आ गई, यही आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 5। तो इस तरीके से ये 5 आ गए बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 इज 123। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 13 इसकी कौन सी टर्म है, तो आप बोलेंगे सर उसकी तीसरी टर्म है AP की। अगर मैं पूछूं इसकी सेकंड टर्म कौन सा AP की, आप बोलेंगे सर 8 इज द सेकंड टर्म, 13 इज द थर्ड टर्म। वो कह रहा है ये बताओ कि 123 इस AP का हिस्सा है, इसकी टर्म है, लेकिन ये नहीं पता वो 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, 15वीं है, 20वीं है, हमें नहीं पता। वो कहता है यही तो फाइंड करो। वो देखे विच टर्म, कौन सी टर्म AP है, जो AP दी गई है उसकी 123 आती है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 20वीं, ये बतानी है। यानी हमने नंबर ऑफ टर्म मतलब n फाइंड आउट करना है। तो देखें ये आ गई 3 8 13, ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और आपके पास ए एन, ये हमेशा मैंने पहले आप बोला ये जो पूछी जाती है वो ए एन होती है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू लिखी बेटा, ए एन क्या आ गया 123, ए की वैल्यू क्या है 3, एन आपने फाइंड आउट करना है माइनस 1, डी आपके पास क्या आ चुका है 5। तो देखें अभी आपने मल्टीप्लाई किया 5n माइनस 5, और उसके बाद आपने क्या किया 5 में से 3 को माइनस किया 2 आपने क्या किया बेटा 2 को आप समझे मैं राइट पे ले गया हूँ, एक स्टेप नहीं किया, 2 को राइट पे ले गया हूँ, तो 123 प्लस 2 125 आ गया, 5n इजिकल टू 125, 5 को राइट पे डिवाइड कर दें n 25 आ गया। तो अभी आपको ये पता चला कि 123 इसकी 25वीं टर्म है, 25वीं टर्म। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है कि 123 इज द 25th टर्म ऑफ द AP। तो बड़ा आसान था, देखो बेटा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छा समझा पाया हूँ कि वो कह रहा है कि 123 इसकी बताएं कौन सी टर्म आ रही है, तो वो 25वीं टर्म है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म ऑफ द AP 30 29.5 29 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहता है इसकी जो पहली नेगेटिव टर्म है वो कौन सी होगी, विच टर्म ऑफ द AP 30 29.5 29। देखिए बेटा ऐसा हो रहा है कि मुसलसल टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही हैं। देखिए पहले 30 थी, फिर 0.5 कम हो गई 29.5, फिर उससे 0.5 कम हुआ 29। ठीक है, अगर इससे मैं आगे जाऊंगा तो वो क्या आ जाएगी 28.5, फिर 28, तो कम हो रही है। वो कम होते 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 ज़ाहिर है जीरो हो जाएगी। देखें मैं कह रहा हूँ 30
पहली टर्म आ गई 30, फिर क्या आ गई 29.5 गिवन थी, फिर 29 भी गिवन है। इससे आगे जाऊंगा पीछे तो क्या होगा बेटा, राइट की तरफ जाऊंगा क्योंकि 0.5 टर्म कम हो गई है, पहले 30 फिर 29। तो यहाँ पे क्या होगा, 29 की बजाय 0.5 कम करूंगा, कैलकुलेटर से आप 0.5 कम करते जाएं, वो आगे 28.5, फिर 0.5 कम किया 28, फिर 28 में फिर 0.5 कम किया 27.5। ठीक है, तो वो चलते चलते 0.5 कम होते होते एक टर्म कहाँ क्या पोजीशन आएगी, 0 आ जाएगा, और 0 से फिर मैं 0.5 माइनस करूंगा तो माइनस का 0.5। तो ये देखें माइनस का 0.5 इसकी जो है वो माइनस की टर्म आ गई, ये वाली। ठीक है, अभी मैंने लिखा हेयर ए आपके पास इसकी फर्स्ट टर्म है यानी कि 30, डी कॉमन डिफरेंस है, सेकंड टर्म 29.5 माइनस 30। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, -0.5, -0.5 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है बेटा, और ये मैंने आपको बोला जो आखिरी टर्म होती है, जैसे ये 123 को मैंने क्या लिखा था, 123 को an, इसी तरह ये जो आखिर में टर्म आ रही है आपकी कौन सी, ये 0.5 देखें, ये आखिरी टर्म आ रही है, इसको आपने an लिखना है। अब ये फार्मूला लिखा, फार्मूले में an की वैल्यू लगाई 0.5 विद माइनस साइन, a की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 30, ये देखिए फर्स्ट टर्म 30, और n-1 इंटू डी आपके पास क्या है 0.5, डी ये 0.5 विद माइनस साइन। अभी आपने ब्रैकेट ऑफ की, इसको सॉल्व किया, इसको पहले n से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बेटा। उसके बाद देखें ये हुआ है कि हाँ 0.5 को मैं ले आऊँ, माइनस था लेफ्ट पे ले प्लस हो गया, इस 0.5 को मैं राइट पे ले गया प्लस हो गया। अभी मैंने क्या किया, मैंने तीनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 31। देखिए 0.5 1 हो गया, 1 इसमें ऐड हुआ 31, तो 31 आ गया। उसके बाद 0.5 को आप राइट पे लेके जाएंगे, 0.5 को जब राइट पे लेके जाएंगे डिवाइड होगा तो 62 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसकी जो माइनस की टर्म है, अभी देखें आपको पता तो चल गया कि वो -0.5 इसकी पहली नेगेटिव टर्म है, पहली नेगेटिव टर्म है, बाकी तो फर्स्ट आ रही है। देखिए मैंने तो बहुत सारी टर्म इसमें छोड़ दी हैं, 27.5 के बाद मैं आखिर में 0 पे चला गया हूँ, तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ 27, फिर 26.5, फिर 26। तो वो जो चलते 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 जो 0.5 माइनस की वैल्यू आ रही है, वो कह रहा है कौन सी टर्म है, विच टर्म ऑफ द AP दिस वन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो -0.5 आ रही है बेटा, वो 62th टर्म है। ठीक है, या 62nd टर्म है। ठीक है, बात समझाई। तो 62वीं टर्म में इस AP की पहली नेगेटिव जो कि -0.5 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि उसने लिखा हुआ है द 7th and 21st टर्म ऑफ एन AP आर 37 and 107 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द AP एंड 100th टर्म। उसने देखें आपको क्या दिया है, 7 टर्म दी है, मैंने A7 लिख दिया, कितनी है 37। ठीक है, और उसके बाद 21st टर्म कितनी है 107, 21st टर्म 107। अभी जो है वो क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है, आपने AP फाइंड करनी है, AP बनानी है, और उसके अलावा उसकी 100th टर्म भी फाइंड आउट करनी है। AP बनानी है और उसकी 100वीं टर्म भी फाइंड करनी है, आप ऐसे समझ लें। तो A7 का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मैंने बोला था इससे एक कम A+60। A7 की वैल्यू क्या 37, वो लिख दी बेटा, A लिख दिया, और D सिर्फ मैंने इस साइड को इधर लिख दिया, इस साइड को इधर लिख दिया, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, इसी तरह ही आपको 21वीं टर्म दी गई है, तो A21 आपके पास जो है ना फार्मूला क्या बन गया 20D सॉरी, तो मैंने कहा ना इससे कम A+20D। अभी आपने क्या लिखा, A+20D को इधर लिख दिया, A21 की वैल्यू क्या है, A21 की 107। अभी अब मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग, पहले भी किया क्वेश्चन, सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो जो फ्रॉम लिखा होता है वो पहले लिखी जाती है, फ्रॉम 2 को पहले लिखें, ये देखें मैंने ये लिखी, और 1 को नीचे लिख दिया, मैंने नीचे लिख दी। साइन चेंज हुए, A कैंसिल हो गया बेटा, 20 में 6 14, और इसी तरह 107 से 37 माइनस किया तो 70 आ गया। 14 को राइट पे ले जाएं, डिवाइड हो गया 5, तो D कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 5। ठीक है जी, क्या फाइंड करना है, फिर वही बात आ रही है, हमने AP फाइंड करनी है। AP के लिए वही A और D होना चाहिए। AP बनाने जा रहे हैं तो स्टार्ट कहां से करना है, आपको क्या पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म में A, तो A फाइंड करना है। आगे मूव करना है तो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म में पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है A और D चाहिए, तो हम AP बना पाएंगे। तो देखें बेटा D आ गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू लगा दें जो आपने फाइंड किया, देखिए मैंने लगा दी, 6 5 30 आ गया। 30 को मैं राइट पे ले गया हूं तो कितना आ गया, माइनस हो गया, 30 में से माइनस किया तो देखें ले जी आपके पास D भी आ गया बेटा, A
भी आ गया। अभी आप आराम से AP बना सकते हैं। तो रिक्वायर्ड AP कैसे होगी, स्टार्ट कर दें फर्स्ट टर्म से 7 से, और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 5, इसमें 5 ऐड करें, 7 + 5 12, तो 12 में फिर 5 ऐड करें 17, तो अप टू 1 पहली 3 टर्म सफिशिएंट होती है। ये देखिए आपने AP बना दी। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड करना है, उसने कहा इसकी 100 टर्म भी फाइंड आउट करें। 100 टर्म का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म 100 फाइंड करनी है, n 100 रखना है। तो देखिए मैंने वही लिखा है कि नो वी हैव टू फाइंड 100th टर्म ऑफ AP। तो फार्मूला लिखा बेटा, A की वैल्यू 7 आ गई, वो देखिए लिखी हुई 7। ठीक है, प्लस n आपने क्या रखना है 100। n की जगह 100 लिखेंगे तो 100 टर्म आएगी ना। -1 और D की वैल्यू क्या है 5। अभी आप 100 में से 1 माइनस कर दें और उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 495 का 7 ऐड कर दें तो 504। इसकी जो देखें, ये जो AP आपने बनाई है ना अभी, ये इसकी पहली टर्म 7 है, सेकंड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 17 है, और इसकी जो 100वीं टर्म बनेगी वो 504 होगी। ठीक है, समझ आ गई, यही आपने फाइंड आउट करना था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा फ्रेंड्स हुआ। तो आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पहली टर्म ये दी है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और इन AP कहता है ये एक AP है। आपने शो ये करना है कि आपका आंसर ये है। तो बड़ा आसान है, आप जब भी शो दैट लिखा हो, याद रखो बेटा, नोट करने वाली बात है, जब आपको AP दी हो, जब आपको AP दी हो और वो कह के शो करें कोई भी दो साइड, तो आप कॉमन डिफरेंस लें, दो कॉमन डिफरेंस लें। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने पहला कॉमन डिफरेंस देखा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख दिया, एलसीएम लिया, उसके बाद मेरे पास D ये आ गया, ये एलसीएम लिया गया। इसी तरह उसके बाद सेकंड कॉमन डिफरेंस लें। सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखिए थर्ड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एलसीएम लिया तो मेरे पास D ये आ गया। ये मेरे पास 2 D आ गए बेटा, मैं मार्क कर देता हूँ, ये और ये 2 D आ गए। अभी आप इन दोनों D को इक्वल कर लें। देखिए D = D, पहला D क्या है, ये मैंने ये लिखा, सेकंड D क्या है, ये लिखा। ठीक है, समझ आ रही बेटा। अभी आप देखें, इसमें B - C और B - C आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इक्वल का साइन हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसी वैल्यू। अदरवाइज देखें, B - C यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर भी ऊपर नीचे आएगा, फिर भी कैंसिल होगा। तो B - C को मैंने कैंसिल कर दिया, A - B और A - C आ गया। इधर से क्या आ गया, A - C और B - C आ गया। आपने यही प्रूव करना था, देखें बेटा, यही प्रूव करना था, ये साइड इक्वल। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन 11 जो है ना वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 में वो कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर 3 डिजिट्स आर डिवाइजेबल बाय 7। वो कह रहा है कि ये बताओ कि 7 के ऊपर जो डिवाइड हो जाते हैं नंबर वो कितने हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर 3 डिजिट। उसने कंडीशन क्या लगाई है बेटा, 3 डिजिट। जैसे देखिए, अगर आप काउंटिंग करते जाएं तो पहला 3 डिजिट जो बनेगा आपके पास नंबर, वो कौन सा आएगा, 100। 99 तक वो 2 नंबर होते हैं, जो ही उसमें 1 ऐड करते हैं तो वो 100 आ जाता है। 100 के कितने डिजिट होते हैं, 1 0 0, यानी 3 डिजिट होते हैं। तो वो कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 के ऊपर डिवाइड होते हैं। ठीक है, बात समझ आई, वही आपसे ये पूछ रहे हैं। तो देखें बेटा, 3 डिजिट 100 तो है, वो 7 के टेबल में तो आता नहीं है। ठीक है, डिवाइजेबल का मतलब वही टेबल में आए। अभी 300 देखें, पहली टर्म है 3 डिजिट, वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और बताना है कि कितने आते हैं। ठीक है, जो 3 डिजिट हो, 3 डिजिट यानी हमने स्टॉप कहाँ पे करना है, जहाँ पे 4 डिजिट हो जाए। 4 डिजिट का मतलब होता है 1000। देखिए 999 जब आप बोलते हैं 999, तो अभी तक वो 3 नंबर होते हैं, जैसे ये 994 लिखा हुआ है, तो उससे हमने 1000 से नीचे तक रहना है, क्योंकि 1000 पे चले जाएंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा। उसने कंडीशन लगाई है 3 डिजिट की। ठीक है, तो स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, ज़ाहिर है 99 तो आएगा नहीं, वो 2 डिजिट है, हमें 3 डिजिट चाहिए, तो वो 100 से स्टार्ट होता है। 100 7 के टेबल में आता नहीं, हमने वो लिखने हैं जो 7 के टेबल में है। तो पहली वैल्यू 101 भी नहीं आती, 102 भी नहीं आती, 103 भी नहीं आती, 1057 7 के टेबल में आता है। तो दैट्स वाई हम स्टार्ट करेंगे 107 से। ठीक है, बात समझ आई। उसके बाद 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे 106 पे, 107 पे, तो 1112 ऐसी वैल्यू होगी जो कि 7 के टेबल में आएगी। ठीक है, बात समझाई। इसी तरह 119 आएगी, 126 आएगी। क्लियर, बात समझा रही। अदरवाइज पहली टर्म ले लें 107, इसमें 7 ऐड करते जाएं, खुद ब खुद वो टर्म आती जाएगी, आपको टेबल 7 का नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो 105 7 ऐड करेंगे 112, फिर 7 ऐड करेंगे 119। ठीक है, अप टू, अभी आप देखें आपने कहाँ जाना है, आपने 1000 से नीचे, यानी 999, ये 3 डिजिट नंबर है।
ठीक है, लेकिन 9997 के टेबल में आता नहीं है। पीछे आएंगे तो 998 आएगा, वो भी 7 के टेबल में नहीं आता। 99 इसी तरह 6 आएंगे, वो भी नहीं आता। ये 996, 995 भी नहीं आता। 994 7 के टेबल में आता है। तो आखिरी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3 डिजिट 994। तो ए इज द फर्स्ट टर्म 105, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ये आपको मैंने बोला हमेशा कि ये ए एन होती है, तो ए एन आ गया। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यू लगा दी है सारी, ए की, ए एन की, डी की। तो वैल्यू सिंप्लीफाई करते हुए मैं यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद देखिए क्या किया, 98 को आप लेफ्ट पे ले जाए, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसमें से 98 माइनस करेंगे तो 896 आ गया। उसके बाद 7 को राइट पे लेके डिवाइड करेंगे तो आपके पास 128 आ गया। देखिए आपने बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस सीरीज चैप्टर आपने फाइंड आउट कर लिया कि 128 इतनी ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो कि 7 के डिवाइजेबल हों और वो 3 डिजिट हों, तो 128 नंबर ऑफ टर्म होंगी। ठीक।